पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे मचाया तहलका। आखिरकार इतनी आंधी के बाद भी चिराग पासवान का चिराग कैसे जलते रह गया। आखिर महागठबंधन उस चिराग को क्यों नहीं बुझा पाया। आखिर चिराग पासवान ने ऐसी कौन सी चाल चली। पीएम नरेंद्र मोदी का कौन सा आशीर्वाद मिला। चिराग पासवान ने कौन कौन सी सीटें जीती और एनडीए की प्रचंड बहुमत में चिराग पासवान ने क्या भूमिका निभाई। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे एनडीए ने 202 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और उसमें चिराग पासवान, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ गया। एनडीए ने 202 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। साथ ही साथ उनके जितने भी सहयोगी यानी कि 5 पांडव का जो एनडीए का दल था उसमें सभी ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हम बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की करें, चाहे हम बात केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें या फिर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की करे, सभी ने मिलजुल कर जिस तरह के तरीके से चुनाव लड़ा और जिस तरीके से बिहार में चुनाव जीता, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की उस भूमिका की, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में अकेले ऐसा तहलका मचाया कि पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं उनके इस तहलके से अपने आप को पस्त होते देख रहा था। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के गठबंधन के लिए एक फिनिशर की भूमिका निभाई, जिससे उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और वह चुनावी माहौल में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे। उन्होंने जिस तरीके से तहलका मचाया उसके मुख्य कारण कुछ इस प्रकार थे। शानदार स्ट्राइक रेट, उनकी पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत 29 सीटें मिली थी। रुझानों नतीजों में पार्टी ने इनमें से 19 से 23 सीटों पर जीत हासिल की। यह प्रदर्शन 2020 के मुकाबले चौंकाने वाला था, जब उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2025 की बात करें तो एक बहुत ऊंचा स्ट्राइक रेट हासिल किया, लगभग 72% से लेकर 85% के बीच एनडीए के लिए संजीवनी का काम किया। 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे जदयू को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार एनडीए में उनके आने से यह सुनिश्चित हुआ कि पासवान समुदाय के पास लगभग 5 से 6% वोट एकजुट होकर गठबंधन को मिल रहा है, जो कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय करने में निर्णायक साबित हुआ। इसके अलावा बात करें तो मोदी मैजिक का काफी फायदा मिला। चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर पेश किया। उन्होंने अपने कोर पासवान वोट बैंक के साथ साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता का भी भरपूर फायदा मिला, जिससे उन्हें सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना दिया। युवा और बदलाव की चाह ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनकी पार्टी ने युवाओं और बदलाव चाहने वालों को आकर्षित किया। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की उनकी सोच को लोगों ने पसंद किया, जिससे उनका कद एक महत्वपूर्ण युवा नेता के रूप में स्थापित हुआ। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने एनडीए के उन मुश्किल सीटों पर जीत दिलाने में मदद की जहां गठबंधन पहले संघर्ष करता था, और इस तरह उन्होंने गठबंधन की प्रचंड जीत में एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने कौन कौन सीट से जीत हासिल की, इसके ऊपर भी चर्चा करना काफी जरूरी है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो 19 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है उसमें सुगौली है, जहां से राजेश कुमार इलियास खड़े हुए थे, जिन्होंने 58,191 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। दूसरी तरफ बात करें तो गोविंदगंज से राजू तिवारी थे, जो उनके पार्टी के काफी अहम सदस्य थे। उन्होंने 32,683 वोट से जीत हासिल की। बेलसण की बात करें तो बेलसण से उनके उम्मीदवार अमित कुमार थे, जिन्होंने 22,685 वोट से जीत हासिल की। इसके अलावा अगर कस्बा की बात करें तो कस्बा से नीतीश कुमार सिंह ने 12,875 वोट से जीत हासिल की। बलरामपुर की बात करें तो संगीता देवी ने अपने प्रतिद्वंदी को मामूली अंतर यानी 389 वोट से हराया। वहीं अगर बात करें सिमरी बख्तियारपुर की तो संजय कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 7,930 वोट से हराया। वहीं अगर हम बोचहा की बात करें तो बोचहा से बेबी कुमारी ने अपने प्रतिद्वंदी को 20,316 वोट से हराया।
उसके अलावा बात करें दरौली विधानसभा की, तो वहां से विष्णुदेव पासवान ने अपने प्रतिद्वंदी को 9,572 वोट से हराया। महुआ की बात करें तो संजय कुमार सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी को 44,997 वोट से शिकस्त दी। बखरी की बात करें तो बखरी से संजय कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 17,318 वोट से हराया। अगर हम परबत्ता की बात कर लें तो परबत्ता विधानसभा में बाबूलाल शौर्य ने अपने प्रतिद्वंदी को 34,039 वोट से हराया। इसके अलावा अगर हम नाथनगर की बात कर लें तो नाथनगर में मिथुन कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 25,424 वोट से शिकस्त दी। इसके अलावा अगर हम बख्तियारपुर की बात कर लें तो बख्तियारपुर में अरुण कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 981 वोट से हराया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेहरी से राजीव रंजन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 35,968 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अगर हम शेरघाटी की बात कर लें तो उदय कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13,524 वोट से शिकस्त दी। अगर हम रजौली की बात कर लें तो रजौली से बिमल राजवंशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,953 वोट से शिकस्त दी। अगर गोविंदपुर की बात करें तो विनीता मेहता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22,906 वोटों से बड़ी शिकस्त दी। इसके अलावा अगर बात करें तो दो और भी जो सीट है जहां पे चिराग पासवान की पार्टी बढ़त हासिल कर ली, जहां पे चेनारी अगर विधानसभा की बात करें तो उनके जो प्रत्याशी थे मुरारी प्रसाद गौतम, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 21,988 वोट से आगे रहे। प्रकाश चंद्रा जो कि ओबरा विधानसभा सीट से खड़े थे, लोजपा रामविलास के प्रत्याशी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12,226 वोट के बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा था। तो अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने जो 19 सीटें जीत हासिल की है उनमें कहीं ना कहीं 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे जीत हार का अंतर काफी कम था, लेकिन बाकी अगर सीटों पर हम देखें तो उनके जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की अगर हम बात कर लें तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की भी इसमें काफी महत्वपूर्ण साझेदारी रही है, क्योंकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली थी, जिसमें 5 सीट उन्होंने जीतकर 100% स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी की पार्टी ने हासिल किया है। अगर उनकी सीटों की बात करें तो कुटुंबा से उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 21,525 वोट के बड़े अंतर से हराया, जहां पे उनके प्रत्याशी ललन राम थे। इसके अलावा इमामगंज की बात करें तो दीपा कुमारी ने अपने प्रतिद्वंदी को 25,856 वोटों से शिकस्त दी। अगर हम बरचट्टी की बात करें तो ज्योति देवी ने अपने प्रतिद्वंदी को 8,893 वोट से हराया। वहीं अगर हम अतरी की बात करें तो रोहित कुमार ने, जो कि रोमित कुमार उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 25,777 वोट से शिकस्त दी। सिकंदरा की बात करें तो प्रफुल्ल कुमार माझी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 23,907 वोट से शिकस्त दी। तो देखा जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने चिराग पासवान से भी आगे निकलते हुए 5 विधानसभा की सीटें उन्हें मिली थी और 5 विधानसभा की सीटों में उन्होंने जीत हासिल की। तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ साथ उनकी भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उन्होंने भी 4 विधानसभा सीटों में जो है कि जीत हासिल की, अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे रहे। अगर उनके विधानसभा के बात करें हम, बाजपट्टी से उनके उम्मीदवार रमेश्वर कुमार महतो थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3,395 वोटों से हराया। मधुबनी की बात करें तो उनके प्रत्याशी माधव आनंद रहे, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 20,552 वोटों से हराया। अगर इसके अलावा बात करें तो दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह विजयी हुए, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 10,834 वोटों से बड़ी शिकस्त दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड जो कि मात्र 23 सीटें ही जीतने में उसने कामयाबी हासिल की, हालांकि 2 सीटों पर उसकी पार्टी के अभी बढ़त बनी हुई थी। लेकिन इसके अलावा बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कांग्रेस को, जो कांग्रेस मात्र 6 सीट जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी थी, उसने सबसे ज्यादा महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि 15 विधानसभा की सीटें मुकेश सहनी की पार्टी
को मिली हुई थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। और महागठबंधन की हार में कांग्रेस और कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी, ये दो ऐसी पार्टियां थी जो महागठबंधन को डुबाने में सबसे ज्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया, क्योंकि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा घोषित किया गया था, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में अब कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा था वो 122 है और एनडीए के पास 202 से ज्यादा सीटें हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब एक बार फिर से देखना काफी दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाया जाता है या फिर बीजेपी का अपना चेहरा होगा, या फिर एक बार फिर से 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और 11वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।